हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सेतु कुमार पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी चैप्टर नंबर 11वां, जिसका नाम क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके पहले 10 चैप्टर का हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेन पढ़ा है, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किया है, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। उसका पूरा क्या प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको आसानी से देखिएगा। और इस चैप्टर को हम लोगों ने जिस तरह से पीछे 10 चैप्टर पढ़े हैं ना, बिना किताब देखे कहानी समझते हैं लोग, ऐसे उसी तरह इस चैप्टर को भी पूरा समझेंगे। और ये आपको ऐसे पढ़ेंगे ना जब बुक में, आपको तो खुद ब खुद ऐसा लगेगा कि ये बोरिंग फील हो रहा है, लेकिन हम ऐसे आपको पढ़ाएंगे, ऐसे कहानी को समझाएंगे ना कि आपको लगेगा कि हाँ सच में हमें याद हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। और नहीं याद होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और याद हो जाता है तो भी कमेंट में बताइएगा। लास्ट में वीडियो के कमेंट में एक ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, जैसे अब यहाँ से स्टार्ट होता है, कौन सा चैप्टर है, 11वां चैप्टर। चैप्टर के नाम क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, राइटर के नाम है मलियज। चैप्टर के नाम हंसते हुए मेरा अकेलापन, राइटर के नाम मलियज, ठीक है ना। आज जो ये चैप्टर है, ये एक तरह का क्या है, डायरी है। डायरी आपसे एग्जाम पूछेगा ना कि जो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, निबंध है, डायरी है, कहानी है, क्या है, तो आपको क्या ऑप्शन में करना है, डायरी करना है, ठीक है ना। ये एक भी याद रखना है और चीज़ की, ये लिखा गया था 1982 में। कौन, हंसते हुए मेरा अकेलापन 1982 में लिखा गया। अब देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले या फिर कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे। और क्योंकि इसलिए जानेंगे ना, क्योंकि लेखक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए उसको तो हम लोग देखेंगे ना, पहले तो उसको देख लेते हैं, फिर कहानी को समझेंगे। और हमें तो कहानी समझना ही है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में आए हैं तो कहानी समझने के लिए आए हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है कि जन्म 1935 में, आप कहेंगे डेट बुक में नहीं लिखा गया है ना, मंथ लिखा गया है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम में डेट पूछ देगा, मंथ पूछेगा, नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ आपको ईयर पूछेगा, तो ईयर याद रखना है कि जन्म 1935 में। निधन मतलब मृत्यु इनका हुआ था 26 अप्रैल 1982 में, 26 अप्रैल 1982 में, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 26 अप्रैल 1982 में। एक सेकेंड आप लोग, ठीक है यहाँ पे। और देखिए, उसके बाद होता है कि जन्म स्थान। जन्म स्थान मतलब आपका कहीं पे जन्म हो गया, किसी का लड़का का हॉस्पिटल में, कहीं पे घर पे, तो उसी जगह का नाम बताया जाता है जन्म स्थान में। जन्म स्थान मतलब महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। महू गांव का नाम है, आजमगढ़ राज्य का नाम है, सॉरी जिला का नाम है, और यूपी राज्य का नाम है। तो यानी कि आपके कहने का मतलब ये मेरा क्या हुआ कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के एक छोटे से गांव जिसका नाम क्या है, महू गांव। उसके बाद मूल नाम का मतलब होता है, जैसे किसी का नाम दूगो नहीं होता, जैसे आपका भी दूगो नाम होगा, एक सर्टिफिकेट पे होगा, आधार कार्ड पे, और गांव में एक आदमी कोई बुलाता होगा ना, घर वाले चाहे फिर अगल बगल वाले, उसी को मूल नाम ऐसा समझ लीजिए। तो मूल नाम में भरत जी श्रीवास्तव था। इनका मूल नाम क्या था, भरत जी श्रीवास्तव। एक सेकेंड आप लोग, ठीक है ना। यहाँ तक तो सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा ना। देखिए, अभी ये थोड़ा सा लेखक परिचय होता है, तो जो जो चीज़ें बोर्ड पे लिखा गया है आपको वो याद करना है। याद करने का मतलब है आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद इसी में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितना चीज़ लिख दिया जाता है, हम लोग पूरा एक ये देख के लिखते हैं ना हम, कि जैसे कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है या फिर क्या पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि फालतू चीज़ें कुछ लिखा जाता है यहाँ पे, नहीं, ठीक है। भरत जी श्रीवास्तव, इनके का मूल, ठीक है ना। उसके बाद माता का नाम क्या हो गया, प्रभावती देवी, और पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा। यानी कि मल्यज के पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा, माता का नाम प्रभावती देवी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। उसके बाद शिक्षा अब मतलब एमए किए थे इंग्लिश से। आप कहेंगे कि डायरेक्ट एमए करे होंगे, एमए बुक में दिया गया है कि डायरेक्ट एमए लिखा गया है, इसलिए क्योंकि जो एमए के पहले की पढ़ाई है वो अपने गांव में ही रह के करे हैं, इसलिए जो शुरुआती शिक्षा है वो अपने गांव से करे हैं, और एमए इंग्लिश से करे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। एमए कहाँ से, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में पढ़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। विशेष मतलब विशेष मतलब इनका क्या विशेष है, इनकी पहचान क्या है, तो विशेष यही है कि क्षय रोग से ग्रसित थे बचपन में। क्षय रोग मतलब टीबी, जिसको कहते हैं टीबी। देखिए, एग्जाम पूछेगा कि कौन ऐसा लेखक है जो क्षय रोग से ग्रसित है। ग्रसित मतलब यहाँ पे टीबी भी रहेगा तो कोनो दिक्कत नहीं, वो भी ठीक है ना। और इसके कारण इनका एगो फेफड़ा इलाज में काट के निकाल दिएगा ऑपरेशन से, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ होगा जीने में। यहाँ तक सही है ना।
आपको वृत्ति याद होना चाहिए। जैसे वृत्ति का मतलब है कि ये का करे हैं, तो वृत्ति मतलब एक केपी कॉलेज नाम था, केपी कॉलेज था, ठीक है ना। इलाहाबाद में केपी कॉलेज पढ़ता था इलाहाबाद में, उन्होंने कुछ दिनों तक पढ़ाया था। और उसके बाद भारत सरकार के कृषि मंत्रालय है जिसमें 1964 से उन्होंने लेखनी का काम किया। लेखनी मतलब उसमें लिखने का काम किए थे। यहाँ तक तो दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए ना। उसके बाद विशेष अभिरुचि, अभिरुचि मतलब हॉबी इनका क्या क्या था, करना क्या चाहते हैं। जैसे आपका भी हॉबी था कि, या फिर हॉबी है कि नहीं पढ़ना है, तो ऐसा होता है ना कि उनका हॉबी जो था वो चीज़ें ड्राइंग करना था हॉबी, स्केचिंग करना, संगीत करना, सिनेमा देखना, इस तरह की चीज़ें में उनको ज़्यादा अभिरुचि थी, ठीक है ना। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मलयज के बारे में बात कर रहे हैं। संपादन एगो लहड़ कविता था जिसका संपादन इन्होंने किया 1960 में। एगो कविता था जिसका लहड़ नाम था, ठीक है ना। उसका संपादन कब किए, 1960 में करे थे। उसके बाद इनकी कृतियाँ, अब यहाँ से स्टार्ट होता है कृतियाँ काका लिखे हैं। लिखे तो बहुत कुछ है, लेकिन जो पूछेगा वही नाम लिखेंगे, तो उसी चीज़ को याद रखना है हमें, ठीक है। जैसे है कि जख्म पर धूल 1971 में, संवाद और एका लाभ 1984 में। एगो इन्हीं का रचना है जिसका नाम क्या है, डायरी। डायरी, ठीक है ना, डायरी रचना है, और इसका मतलब ये भी डायरी ही है। तो याद रखना है सारी चीज़ें। देखिए लेखक परिचय, यानी कि हम लोग कह सकते हैं लेखक परिचय क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है ना। लेखक परिचय हमें इतना ही पढ़ना था। आप अगर चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट सभी का आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इस कहानी को स्टार्ट करेंगे। बस थोड़ा सा उसमें यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होने वाला है कहानी। जितना भी आपको बोर्ड पे लिखा गया है सब समझिए। कहानी में से एक थोड़ा सा शॉर्ट चीज़ें लिखा गया है जिसको हम अच्छे से आपको डिटेल समझाएंगे, और आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। डायरी जो है आपको पूरा एकदम कंफर्म याद होने वाला है। और हंसते हुए मेरा अकेलापन, राइटर का नाम मलयज। आप लोगों ने अभी तक पीछे सब कुछ देख ही लिया ना, तो अभी हम लोगों ने इस कहानी को देखेंगे। देखिए डायरी का मतलब होता है कि हमारा जीवन में जो जो चीज़ें हो रहा है, जैसे आज का होगा, कल का होगा, उस सारी चीज़ों को एक डायरी में लिखा जाता है, तो वही डायरी बन जाता है। लेकिन डायरी में इसलिए पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरी में जो जो चीज़ें होगा वो तो हम लोग थोड़ा ना पढ़ेंगे। जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वही इस चैप्टर में लिखा गया है, तो इसी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। डायरी का मतलब है जैसे मान लीजिए आज जो भी डेट है, आज क्या हुआ उसके बारे में लिखा गया, कल क्या हुआ उसके बारे में लिखा गया, उसके अगले दिन क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें। तो उसी तरह यहाँ पे स्टार्ट हुआ। जगह का नाम था रानीखेत। रानीखेत मतलब जहाँ पे घटना घटा पहला दिन। जगह का नाम रानीखेत। दिन था 14 जुलाई 1956 को। कह रहे कि सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं। मतलब इनके 14 जुलाई को ऐसा हुआ कि देख रहे हैं कि सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं, ताकि ठंडा के समय आ गया। मिलिट्री की जो छावनी है वो ठंडा में आग तापने के लिए पेड़ सुबह से ही काटे जा रहे हैं। लेकिन ये सोचते हैं मन में कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं पूरी तरह से सूखे हुए नहीं है, फिर भी अंधाधुंध कटाई चल रही है, ताकि ठंडी में क्या हो सके, उसकी हम लोग आग ताप सके और ठंडे को भगा सके। काट कौन रहा है, तो मिलिट्री के छावनी के लोगों ने इस पेड़ को अंधाधुंध काटने शुरू किया है। तो दिन था 14 जुलाई 1956 को। और दूसरा डायरी आता है मतलब 18 जून 1957 को, मतलब अगले दिन आता है। अब कहेंगे इसके बीच का दिन क्या है, इसके बीच के दिन में हुआ था घटना, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इस चैप्टर में लिखा नहीं गया। 18 जून 1957 को एक खेत की पेड़ पर बैठी कौओं की कतार। देखिए एक खेत था जिसके पेड़ पे कौओं की पूरी कतार बैठी हुई थी, और उस अनाज को, खेत में जितने भी अनाज था सबको खोद खोद के खा रहे थे। लेकिन ये जो लेखक है सोच रहा है कि ये कौओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसान जो लोग हैं कितने मेहनत से इस अनाज को उगाते हैं, और पूरा कौवे जो है खा रहे हैं, छींट रहे हैं और जियान कर रहे हैं उसको, मतलब क्या इस तरह से ख़राब कर रहे हैं फसल को। तो उसको सोचना चाहिए कि जो किसान है कितनी मेहनत से इस फसल को उगाते हैं, ये कभी सोच नहीं रहे हैं। ये सब लेखक के मन में चल रहा है, ये घटना है डायरी का। और नेक्स्ट डे जब खत्म होता है तो जगह आता है कौसानी। कौसानी जगह का नाम है। अब जो डायरी की घटना घटती है वो कौसानी जगह का नाम है, कौसानी में होगा। दिन था 4 जुलाई 1962 को। 4 जुलाई 1962 को। अब कह रहे कि आज भी चिट्ठी नहीं है। जैसे ये घर में एक दिन बैठे हुए थे तो चिट्ठी की इंतजार में थे कि जैसे आज भी चिट्ठी नहीं है। ऐसा नहीं होता है आप लोग कि आज भी उनका मैसेज नहीं आया।
तो उसी तरह इनका इंतज़ार था कि आज भी चिट्ठी नहीं आई, और इनके अंदर इतने क्षमता नहीं थी मतलब चलने उठने इस सारी की, कि ताकि वो डाक घर में जाए और खुद से चिट्ठियाँ जाके पूछ आए कि चिट्ठी हमारी आई है या नहीं आई है। इसलिए ये थोड़ा सा मतलब उस दिन का ये घटना है कि सोचते हैं कि आज भी चिट्ठी नहीं आई, मेरे अंदर इतना हिम्मत भी नहीं है कि हम जाएं डाकघर में पूछ लें कि हमारी चिट्ठियाँ आई है या नहीं आई है, ठीक है ना। और उसके बाद आता है हमारा जैसे 5 जुलाई 1962 को फिर घटना होता है। 5 जुलाई 1962 को कह रहे कि कल यहाँ के एक सूचना केंद्र में एक अधीर व्यक्ति ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। जैसे सूचना केंद्र मतलब होता है जहाँ पे अगर आपको सरकारी कुछ भी सूचना प्राप्त करना है तो सरकारी एक केंद्र होता है सूचना केंद्र, वहाँ पे आप जाएंगे तो उसको प्राप्त मतलब जानकारी प्राप्त हो सकती है कि यहाँ सरकारी चीज़ें क्या उनसे काम हो रही है। तो उसी तरह एक सूचना केंद्र था जहाँ पे इन्होंने गए थे सूचना प्राप्त करने, तो बहुत सारी सभाएं लगी हुई थी। तो एक व्यक्ति वहाँ पे कुछ अपने जीवन की दिनचर्या बता रहा था। अधेर मतलब वो उठ भी नहीं पा रहा था, उसकी हालत मतलब शरीर खराब था। तो वो कहानी का कुछ बता रहा था स्टेज पे खड़ा होकर, ताकि ये सुन रहे थे, ठीक है ना, ये सुन रहे थे और ये सोच रहे थे कि वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है, मतलब वो कहानियाँ सुना रहा है, उसके अधेर जीवन है, और वो भी कहता है कि मैं जो किताबें लिखता हूँ, मैं जो कहानियाँ लिखता हूँ इतनी अच्छी होती है कि लोग हमारे घर से भी मांग के लिए जाते हैं और अपने घर ले जाते हैं। कुछ ऐसे किताबें हैं जो ले जाते हैं लोग तो देते नहीं है। कौन कह रहा है? जो कहानी सुना रहा था वो कहता है कि हमारी कहानी इतनी अच्छी होती है, हम जो किताबें लिखते हैं उतनी अच्छी होती है कि लोग हमारे घर से लेके जाते हैं, उसको पढ़ते हैं और कुछ रख भी लेते हैं कुछ लोग, और हमारे घर में आके लोग कहते हैं कि आपकी किताबें बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में। तो यही चीज़ें लेखक को ध्यान उसकी आकर्षित करता है कि जब ये लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, हमें भी डायरी लिखना चाहिए। तो वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया डायरी लिखने का। और जैसे वो सूचना केंद्र से घर पे लौटते हैं, घर पे लौटने का मतलब जहाँ पे ये भाड़े में रूम में रहते थे, तो वहीं पे जैसे घर में तो सभी लोग नाश्ता उस्ता मतलब कुछ देर बैठे तो जो घर में रहने वाले लोग थे वो नाश्ता लाए, चाय पानी सारी चीज़ें लाए। तो इन्होंने नाश्ता किया, खाया पिया, और फिर मन में ये सोचने लगे कि अगर हम कुछ दिन पहले से इन लोगों के साथ घुल मिले रहते तो हमें और भी अच्छे अच्छे खाना मिलता, अच्छे अच्छे बातें करने को मिलता। अब तो हम कल ही जाने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे होता नहीं कि आप किसी के घर में रह रहे हैं, 4-5 दिन रह लेंगे ना, तो 5वें 6ठे दिन आपको उनसे लगाव होगा, तो और ऐसा दिन आएगा कि उसी दिन जाने वाले होंगे आप लोग। तो इससे ये भी कह रहे हैं कि अगर पहले से लगा हुआ रहता तो अच्छा रहता, अब तो हम जाने वाले हैं। तो यहाँ तक घटनाएं घटी, ठीक है। कहाँ तक? 5 जुलाई तक। अब 8 जुलाई 1962, यहाँ पे 2 छूट गया ना, 1962, ठीक है ना। 5 जुलाई 1962 को कह रहे कि बहुत प्यारी से गंध हवा, मतलब बहुत प्यारी गंध आ रही है, हवा आ रही है खिड़की से, जो कि बहुत सुहानी है, बहुत अच्छी लग रही है। यही डायरी में लिखा गया था, इस वाले में ज़्यादा कुछ नहीं था कि बहुत सारी प्यारी हवा आ रही है, चल रही है, गंध है, उसका सुगंध अच्छा है, ठीक है ना, यहाँ तक। उसके बाद जो घटना घटता है, दिल्ली क्या घटना घटता है, दिल्ली में घटना घटता है जिसका दिन था 30 अगस्त 1976 को। अब कह रहे कि सेव बेचती लड़की, एक लड़की थी जो कब की बात है, 30 अगस्त 1976 को, जो सेव बेच रही थी। लड़की का उम्र था 7 से 8 साल, जो अच्छे से उस ठेले पे पहुंच भी नहीं रही थी और सेव बेच रही थी। और लेखक जब सेव खरीदने के लिए गया ना, तो उस लड़की से कहा कि तुम सेव काटो और हमें चखाओ कि सेव मीठा है या फिर खट्टा है। तो लड़की कोशिश करती है, 3 बार चाकू चलाती है उस सेव पे, तो सेव फिर भी नहीं कटता है। तो लड़की मन में गुस्सा होकर, मतलब है नहीं कि सेव कट भी नहीं रहा है, मन में गुस्सा हो गया, फिर भी खुशी खुशी लड़की, लीजिए आप ही काट के खा लीजिए, वास्तव में सेव मीठे हैं। लेखक भी जानता था कि सेव मीठे हैं, लेकिन जानबूझ के ये कहता है कि तुम काट के हमें खिलाओ ताकि हमें पता चले कि मीठा है कि नहीं। तो फिर लेखक सोचता है मन में कि एक छोटी सी बच्ची है जो अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को शिकायत का कोई मौका नहीं दे रही है, और ऐसा कि ग्राहक आया है तो खरीद के ही जाए, ऐसा इसका पूरा के पूरा कोशिश है। ये लड़की छोटी सी है फिर भी इतनी इसकी है, और ये भी याद रखने की लड़की की उम्र 7 से 8 साल, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग की कहानी अच्छे से लग रहा है। अब यहाँ से करें कि 10 मई 1978 का घटना, 10 मई 1978 का घटना करे कि आदमी यथार्थ को जीता नहीं बल्कि रचता भी है। जैसे ये कह रहे कि हम लोग जो अभी जिस समय में जी रहे हैं,
हम लोग जिस समय में जी रहे हैं, अगर हम इस समय में अगर मेहनत नहीं करेंगे, काम अच्छे से नहीं करेंगे, बिना मतलब के समय बर्बाद करेंगे, तो हमारे आगे वाला जीवन खराब हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यानी कि आदमी जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा। यानी कि अगर हम अभी कुछ करेंगे नहीं तो उसका फल बाद में नहीं मिलने वाला है, अगर हम करेंगे तो फल मिलेगा निश्चित है। यथार्थ को मतलब यही है कि हमें आज कुछ ना कुछ करना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। आप लोगों को भी करते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मेहनत करते रहना चाहिए। लेकिन आप लोग भूल जाते हैं इस चीज़ों को। आपको याद रहना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम है, हमें फोकस एग्ज़ाम पे होना चाहिए, हमें पढ़ाई करना है, तभी हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। यानी कि आज पढ़ेंगे तो कल रिजल्ट अच्छा आएगा। तो वही तरह का आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यानी कि जो हम आज जी रहे हैं इसका मतलब है कि हम कुछ करे होंगे तभी हम जी रहे हैं, उसके पहले मेहनत किए होंगे तो आज जी रहे हैं। यानी कि आप जिस घर में रह रहे हैं, यानी कि पहले वो घर बना होगा तो आप उस घर में रह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए पहले मेहनत करना पड़ता है, इस चीज़ को लिखा गया था। अब यहाँ पे 11 जून 1978 को आता है, कह रहे कि इन दिनों मेरे भीतर कितने शब्द भरे हुए हैं ये अर्थ। जैसे कह रहे कि आजकल जो समय चल रहा है, लेखक कह रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत सारे शब्द भरे पड़े हैं, लेकिन शब्द इतने भरे पड़े हुए ना कि उसका अर्थ नहीं मालूम है। कुछ ऐसा शब्द है जिसका अर्थ मालूम नहीं है, कुछ ऐसे अर्थ मालूम है जिनके शब्द नहीं मतलब है। जैसे आपके भी मन में कुछ आता है कि हम कुछ लिखे, लेकिन आपको लिखने को होता है तो अगर आपको अर्थ पता है तो आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा शब्द लिखें। अगर शब्द पता है तो पता नहीं रहता है कि उसका अर्थ क्या है। तो इसलिए लिखना मतलब कह रहे हैं कि आसान नहीं है, ठीक है ना। कि मेरे अंदर शब्द बहुत सारे पड़े हुए हैं लेकिन उसका अर्थ पता नहीं है, अर्थ पता है तो उसका शब्द पता नहीं है। यही इनका मतलब मेन मकसद इस दिन का घटना था, सोचते हैं जैसे। उसके बाद आता है कह रहे कि 20 जून 1978 को कह रहे कि सुरक्षा घर में नहीं होती है। एक सोचते हैं कि सुरक्षा घर में नहीं है, मतलब आजकल के लोग सोचते हैं या फिर कोई भी सोचता है कि हम घर में रहेंगे तो अच्छे से मतलब सेव रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जैसे जब तक ले सुरक्षा वहाँ है, सूरज की धूप में है, बाहर निकलने में है, मेहनत करने में है सुरक्षा है। जैसे आप लोग भी समझेंगे ना, जैसे आप किसी रास्ते पे चल के गए हैं और उस रास्ते पे आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि हम भुला जाएंगे, लेकिन आप कई बार गए रहेंगे ना तो आपको भूलने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। इसलिए सुरक्षा कहाँ है, अगर आप बाहर आते जाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, सूरज की धूप में तपते रहेंगे तो आपकी सुरक्षा है। सुरक्षा मतलब आपकी अनुभव बढ़ेंगे, आपकी सब कुछ जानकारी पहले से प्राप्त रहेगी। आप घर में रहेंगे तो आपको कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। कभी कभी देखते हैं ना कि घर में जो लड़के होते हैं, छोटे बच्चे, उनको घुमाने ले जाना है, यानी कि उनको कुछ बाहरी दुनिया के बारे में पता नहीं है, ठीक है ना। जब तक ले बाहरी दुनिया पता नहीं चलेगा हमें सुरक्षित महसूस नहीं करना है। करना का मतलब है कि हम अगर मान लीजिए हम कोई दुकान नहीं देखे हैं, दुकान नहीं देखे हैं इसका मतलब हमें वहाँ पे जाने में कठिनाई होगा, हम किसी से पूछेंगे या फिर किसी के साथ में जाएंगे, यानी कि सुरक्षा नहीं है। अकेले जाएंगे तो दुकान में भटक जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, इस दूसरे दुकान में चले जाएंगे। इसलिए यानी कि अगर हम पहले से एक्सपीरियंस रहेंगे तो हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। सुरक्षा मिलने का मतलब आप लोग वो समझ रहे हैं कि हाँ कोई गार्ड खड़ा रहेगा, नहीं। हम लोग अगर हमारे अंदर अनुभव रहेगा तो हम किसी चीज़ का भी सामना कर पाएंगे, यही मतलब है इसका। यहाँ तक है। आप कह रहे कि 9 दिसंबर 1978 को, 9 दिसंबर 1978 को आता है, जो कुछ भी लिखता हूँ वह रचना नहीं होता है। जैसे कह रहे कि लेखक कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी लिखता हूँ सब रचना थोड़े है। जैसे आप लोग कोई व्यक्ति शायरी भी लिखता है ना तो कितने भी कॉपिया में लिखता होगा, एक एक वर्ड को सजाता होगा, फिर ना एक फेयर कॉपी में लिखता होगा। जैसे आप लोग भी क्लास में कैसे भी लिख देते हैं इधर उधर करके, घर पे जाते हैं तो फेयर करते हैं। उसी को कह रहे कि मैं जो कुछ भी लिखता हूँ वो रचना नहीं है, उसको अच्छे से सजाना पड़ता है। आप लोग भी खुद सोच के देखिए, कोई भी एक चैप्टर लिखा जाता हो तो उसके लिए कितने पेज बर्बाद किए गए होंगे कि एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को सजाया गया होगा। नहीं तो कोई शब्द ऐसा होता है, कोई आगे हो जाएगा, कोई पीछे हो जाएगा, तो उसको सजाना, इसलिए पेज कितने जियान होंगे। इसलिए कह रहे कि मैं जो कुछ भी लिखता हूँ सब रचना थोड़ी है, उसको सजाएंगे फिर करेंगे तब वो रचना बनेगा एक। इसलिए आप लोग के जीवन में ऐसा ही है कि आप लोग जो भी आपको भी कोशिश करिएगा ना कुछ लिखने का, तो आपका शब्द इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा, उसका अर्थ पता नहीं रहेगा। शब्द पता रहेगा तो अर्थ पता नहीं रहेगा। आप मतलब ऊपर वाला स्टेंजा मैच करेगा तो नीचे वाला मैच नहीं करेगा। इस तरह से जीवन चल रहा है। उसके बाद आता है 25 जुलाई 1980 को। 25 जुलाई 1980 को कह रहा है कि मैं भीतर से बहुत डरा हुआ व्यक्ति हूँ। कह रहे कि मैं जो हूँ ना भीतर से बहुत ही डरा हुआ व्यक्ति हूँ।
लेखक अपने आप को कह रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि सब लोग डरा हुआ व्यक्ति हैं। जैसे ऐसा समझिएगा, जैसे कि लेखक ये सोचता है ना कि जब मेरे घर से कोई छोटा लड़का बाहर जाता है, अगर उसके लौटने में देर होती है तो मैं डरता हूँ कि उसके साथ कुछ हो ना गया, एक्सीडेंट ना हो गया, कुछ किडनैप ना कर लिया हो, उसके साथ गलत ना हो गया हो, कौन रास्ते से उठा लिया। इस तरह से बातें सोचते हैं। जब लड़के बाहर खेलने जाते हैं, वो अगर फील्ड में लड़के नहीं दिखते हैं तो पता चलता है कि कहाँ चले गए। इस तरह के डरें सताती रहती हैं। आप लोग ऐसे सोचिए ना कि आपके हो सकता है कि पापा, आपके भैया, आपके मम्मी अगर कहीं जगह ही है, अगर बहुत ज़्यादा देर हो जाता है ना तो आपके मन में टेंशन हो जाता है, सताने लगता है टेंशन कि क्या हो गया रास्ते में। आपके गलत गलत ख्याल ले आते हैं कि क्या हो सकता है, ये हो गया, वो हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि मैं बहुत डरा हुआ व्यक्ति हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कह रहे कि 3 मार्च 1981 को कह रहे हैं कि अपने को काटता पीटता हुआ आदमी दुनिया के सामने एक झूठ सबूत बना रहना चाहता है। मतलब कह रहे कि हम लोग जो आदमी है ना, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं, किसी को पीछे करना, किसी को पीटना, किसी को आगे कर देना, किसी को उलझा देना, किसी को बदला लेना किसी से। वही कह रहा है कि अपने को काटता पीटता आदमी, मतलब अपने से सब कुछ लड़ता पीटता आदमी वो है। और वो ये भी चाहता है कि हम इस दुनिया के सामने सबूत बना रहे हैं। सबूत मतलब मेरे मरने के बाद भी सबूत बने। जैसे इन हमारे सामने सबूत है, मल्याज इनको पढ़ रहे हैं, यानी कि सब जिंदा है आज भी, इसका मतलब ये है। तो वही आदमी चाहता है कि आदमी कितना कुछ भी करता है, लेकिन उसका मेन मकसद है कि हम इस दुनिया के सामने क्या रहे हैं, सबूत बना रहे हैं और एकजुट बना रहे हैं, उसके सभी को मतलब लोगों के सामने नज़रों में बने रहें। तो देखिए यहाँ तक आपको मतलब पूरा चैप्टर खत्म हुआ है। आप वीडियो देखें हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।